आज रात हम एक ऐसे भूत का सामना करेंगे जो दुनिया के ज़मीर को सताता है, एडोल्फ हिटलर। क्या वह एक ऐसा मसीहा था जिसने अपने देश को उठाया, या एक ऐसा राक्षस जिसने दुनिया को अपने सबसे ब्लडी संघर्ष में घसीटा? ये किसी चीज को सही ठहराने के बारे में नहीं है, बल्कि जांच पड़ताल के बारे में है। अपनी दुनिया को समझने के लिए हमें इस एक आदमी के उदय और पतन को समझना होगा। आज रात आप जूरी हैं, मैं यहां केस पेश करने आया हूं। क्या एडोल्फ हिटलर एक हीरो था, एक विलेन, या कुछ ज्यादा ही जटिल और फिरावना? द फ्यूहरर बनने से पहले हिटलर कौन था? इतिहास के पन्नों में दर्ज एक क्रूर तानाशाह के उदय से पहले वह कैसा इंसान था? यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के शुरुआती जीवन की पड़ताल करती है जिसके कर्मों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मा वह एक बाहरी व्यक्ति था, एक ऐसे समाज में पला बढ़ा जो तेजी से बदल रहा था, जहां पुरानी परंपराएं नई विचारधाराओं से टकरा रही थीं। एक आम उदास लड़का, अकेला और अक्सर अपने विचारों में खोया रहता था। वह एक ऐसा युवक था जो अपनी पहचान और जगह की तलाश में था, स्केच और सपनों में खोया हुआ। कला उसके लिए एक एस्केप था, एक ऐसा माध्यम जिससे वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता था और एक ऐसी दुनिया बना सकता था जो उसकी अपनी थी। आर्ट स्कूल से 2 बार रिजेक्ट होने के बाद उसके सपने चकनाचूर हो गए और उसे एक ऐसी राह पर धकेल दिया गया जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। वह वियना में गरीबी में डूब गया, जहां उसने समाज के सबसे अंधेरे पहलुओं को देखा और महसूस किया, जहां उसकी कड़वाहट खतरनाक विचारधारा में बदल गई। निराशा और अन्याय की भावना ने उसके भीतर एक जहरीला मिश्रण तैयार किया। विविधता को अपनाने के बजाय जो वियना की सड़कों पर मौजूद थी, वह पीछे हट गया, अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया और अपने भीतर ही एक अंधेरी दुनिया बना ली। एंटी सेमिटिक बातों को अपनाता गया जो उस समय वियना में आम थीं, और उसने उन्हें अपने गुस्से और निराशा के लिए एक आउटलेट के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराता रहा। उसने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली, हमेशा किसी और को दोषी ठहराया। वियना की गलियों में, जहां गरीबी और असमानता का बोलबाला था, उसने दोषारोपण का एक किला बनाया, ईंट ईंट करके। हर ईंट एक नई शिकायत थी, एक नया गुस्सा था। उसकी निजी असफलताएं जहरीले राष्ट्रवाद और नस्लीय नफरत में मिल गईं। ये एक खतरनाक मिश्रण था जो डिस्ट्रक्शनकारी परिणामों की ओर ले जा रहा था। वह राक्षस पैदा नहीं हुआ था, वह जन्म से बुरा नहीं था, वह एक बन गया, रिजेंटमेंट और चॉइसेस से बना। उसकी पसंद, उसकी कड़वाहट और उसकी निराशा ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जिस पर वह चला। वियना की परछाइयों में एक डेमागोग का पर्सना पैदा हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की भावनाओं का फायदा उठाना जानता था और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। विनाश के बीज सत्ता हथियाने से बहुत पहले बो दिए गए थे। वे बीज वियना की गलियों में बोए गए थे, जहां एक युवा व्यक्ति की कड़वाहट और निराशा ने उसे एक राक्षस में बदल दिया। पहला विश्व युद्ध हिटलर के लिए एक क्रूसिबल था। उसे एक जर्मन सैनिक के रूप में मकसद मिला, मेडल जीते, लेकिन अकेला रहा। जर्मनी की हार ने उसे तोड़ दिया। उसने पीठ में छुरा घोंपने के मिथक को अपनाया, नेताओं, मार्क्सवादियों और यहूदियों को दोषी ठहराया। वर्साई की संधि एक पर्सनल इंसल्ट थी जिसने उसके सबसे काले सिद्धांतों की पुष्टि की। युद्ध ने उसे पहचान दी, उसकी हार ने उसे एक मिशन दिया, जर्मनी का बदला लेना, गद्दारों को सजा देना, सम्मान वापस लाना। उसकी रिजेंटमेंट्स का अब एक ही पावरफुल फोकस था। नाकाम कलाकार और बिट्रेड सैनिक चला गया था। एक पॉलिटिकल एजिटेटर अब पैदा होने वाला था, तबाही के लिए मंच तैयार था। युद्ध के बाद हिटलर एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा था जिसकी उसने शायद ही कल्पना की थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में गहरे संकट में था और हिटलर एक सैनिक के रूप में अपने देश के लिए एक नई दिशा खोजने के लिए दृढ़ था। जो अब एक आर्मी इंटेलिजेंस एजेंट था, उसे सेना के भीतर एक नई भूमिका मिली। उसे राजनीतिक गतिविधियों की निगरानी करने और संभावित खतरों की पहचान करने का काम सौंपा गया था। यह काम उसे विभिन्न राजनीतिक समूहों और विचारधाराओं के संपर्क में लाया। इसी दौरान उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की खोज की। यह एक छोटा सा, अपेक्षाकृत अज्ञात समूह था, लेकिन हिटलर ने इसमें क्षमता देखी। पार्टी के शुरुआती सिद्धांतों ने उसे आकर्षित किया और उसने जल्द ही इसके साथ जुड़ने का फैसला किया। उसे अपनी असली प्रतिभा मिली, पब्लिक स्पीकिंग। हिटलर के भाषणों में एक करिश्मा था जिसने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह अपनी बातों से लोगों को प्रेरित कर सकता था,
उन्हें एक नई उम्मीद दे सकता था। जल्द ही उसने पार्टी लीडरशिप किया। अपनी वाकपटुता और करिश्मा के माध्यम से हिटलर ने पार्टी के सदस्यों का विश्वास जीता और धीरे धीरे सत्ता की सीढ़ी चढ़ता गया। उसने पार्टी के भीतर अपनी स्थिति मजबूत की और विरोधियों को किनारे कर दिया। इसे नाजी पार्टी के रूप में फिर से ब्रांड किया। हिटलर ने पार्टी के नाम, झंडे और प्रतीकों को बदलकर इसे एक नई पहचान दी। स्वास्तिक, जो मूल रूप से एक प्राचीन प्रतीक था, नाजी पार्टी का प्रतीक बन गया और डर और नफरत का पर्याय बन गया। जर्मनी कैओस में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी राजनीतिक और आर्थिक अस्टेबलाइजता के दौर से गुजर रहा था। वेइमर गणराज्य, जो युद्ध के बाद स्थापित किया गया था, कमजोर और अप्रभावी साबित हो रहा था। हाइपर इन्फ्लेशन, हिंसा, कमजोर सरकार, मुद्रास्फीति आसमान छू रही थी, जिससे लोगों की बचत रातों रात बेकार हो गई। सड़कों पर हिंसा आम बात थी और राजनीतिक मर्डरें हो रही थी। मुसोलिनी से प्रेरित होकर हिटलर ने इटली के फांसीवादी नेता बेनेटो मुसोलिनी की सफलता से प्रेरणा ली। मुसोलिनी ने रोम पर मार्च करके सत्ता हासिल की थी और हिटलर ने जर्मनी में भी ऐसा ही करने का फैसला किया। हिटलर ने 1923 में बियर हॉल पुत्श का प्रयास किया। उसने म्यूनिख में एक बियर हॉल में एक राजनीतिक रैली का आयोजन किया और सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। वह विफल रहा। पुत्श बुरी तरह विफल रहा। हिटलर और उसके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया और नाजी पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हिटलर पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन अपने मुकदमे में हिटलर ने एक अवसर देखा। वह एक राष्ट्रीय हस्ती बन गया। अपने मुकदमे के दौरान हिटलर ने अपनी वाकपटुता का पूरा उपयोग किया। मंच का उपयोग सरकार और वर्साय संधि पर हमला करने के लिए किया। उसने वेइमर गणराज्य की कमजोरियों और वर्साय संधि की अजस्टिसपूर्ण शर्तों की आलोचना की। 5 साल की सजा हुई, लेकिन यह सजा उसके लिए एक अवसर साबित हुई। उसने 1 साल से भी कम समय तक सेवा की। जेल में हिटलर को अपनी विचारधारा को विकसित करने और अपनी रणनीति को परिष्कृत करने का समय मिला। जेल में मेन काम्फ लिखी। यह पुस्तक उसकी विचारधारा का सार थी, नफरत और महत्वाकांक्षा का एक ब्लूप्रिंट। माइन काम्फ में हिटलर ने अपनी नस्लीय विचारधारा, यहूदियों के प्रति अपनी नफरत और जर्मनी के लिए एक महान भविष्य की अपनी दृष्टि को व्यक्त किया। विफल तख्तापलट ने उसे सिखाया। उसे एहसास हुआ कि सत्ता हासिल करने का एकमात्र तरीका कानूनी और राजनीतिक माध्यमों का उपयोग करना है। सत्ता बैलेट के माध्यम से जीती जानी चाहिए, फोर्स से नहीं। उसने फैसला किया कि वह चुनावों में भाग लेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता हासिल करेगा। वह लोकतंत्र को अंदर से नष्ट कर देगा। हिटलर का लक्ष्य लोकतंत्र को खत्म करना और एक तानाशाही स्थापित करना था। बाजी विफल रही, लेकिन हिटलर ने हार नहीं मानी। लेकिन हिटलर का उदय अभी शुरू ही हुआ था। वह अपनी एम्बिशनों को पूरा करने के लिए दृढ़ था, चाहे कुछ भी हो। दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हिटलर के उदय के साथ दुनिया एक नए और खतरनाक युग में प्रवेश करने वाली थी। लोगों ने उसे सपोर्ट क्यों किया? 1930 के दशक की शुरुआत में जर्मनी हताश था। बेरोजगारी, भूख, निराशा। हिटलर ने स्केपगोट्स और राष्ट्रीय रिबर्थ का वादा किया। सत्ता में आने के बाद उसने पब्लिक वर्क्स शुरू किए, ऑटोबान बनाया और देश को फिर से मिलिटराइज किया। बेरोजगारी तेजी से गिरी, अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई। कई लोगों के लिए यह एक चमत्कार जैसा लगा। नौकरियां, प्राइड, उम्मीद बहाल हुई। उसने रैलियों के माध्यम से एकता को बढ़ावा दिया। हिटलर यूथ और राष्ट्रीय स्पेक्टिकल। जर्मनों ने स्टेबिलिटी और ग्लोरी के लिए आजादी का सौदा किया। जिन पर हमला नहीं किया गया था, उनके लिए जीवन में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। उसे एक मसीहा के रूप में देखा गया। लेकिन इस चमत्कार की कीमत क्या थी? जवाब जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। हिटलर के चमत्कार की कीमत टेरर और टिरनी थी। चांसलर के रूप में उसने राइक्सटाग फायर का उपयोग लोकतंत्र को खत्म करने के लिए किया। विरोधियों को अरेस्टडी, टॉर्चर और हत्या के साथ निशाना बनाया। द नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स ने उसके अपने सहयोगियों को भी शुद्ध कर दिया। एब्सोल्यूट ओबीडियंस की मांग की। नूरनबर्ग कानूनों ने यहूदियों के अधिकारों को छीन लिया। उत्पीड़न को कोडिफाई किया। आर्थिक पुनरुत्थान चोरी और डर पर बना था। अग्रेशन अब्रॉड, रियर्मिंग, ऑस्ट्रिया को एनेक्स करना, चेकोस्लोवाकिया को खत्म करना यूरोप को कगार पर ले आई। पश्चिमी अपीजमेंट ने उसे और एम्बोल्डन किया। उसकी विचारधारा संघर्ष और नस्लीय लड़ाई में निहित थी। वीरता का नकाब उतर गया था। टायरेंट सामने आ गया था। दुनिया तबाही के कगार पर खड़ी थी। हिटलर की लेगेसी के दिल में होलोकॉस्ट है।
6 मिलियन यहूदियों का व्यवस्थित एक्सटर्मिनेशन। यह कोलैटरल डैमेज नहीं था, यह रेजिम का सेंट्रल मिशन था। क्रिस्टालनास्ट यहूदी बस्तियां और अंत में अंतिम समाधान इंडस्ट्रियल स्केल पर जीनोसाइड। ऑशविट्ज जैसे एक्सटर्मिनेशन कैंप्स मौत के कारखाने बन गए। लाखों और रोमानी, विकलांग, राजनीतिक असंतुष्ट भी मारे गए। यह एक राज्य प्रायोजित उद्यम था जिसमें हजारों इच्छुक प्रतिभागियों की आवश्यकता थी। नफरत की विचारधारा अपने तार्किक, भयानक निष्कर्ष पर पहुंच गई। कोई भी आर्थिक चमत्कार इस अपराध को कम नहीं कर सकता। ऑशविट्ज की परछाई किसी भी हीरोइज्म की बात को ऑब्सीन बनाती है। यह हिटलर की अल्टीमेट लेगेसी है, राख और हड्डियों में लिखी एक चेतावनी। दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। हिटलर ने 1000 साल के राइश का वादा किया था। यह 12 साल चला। 1939 में पोलैंड पर उसके आक्रमण ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। शुरुआती जीत ने उसे यूरोप का मास्टर बना दिया, लेकिन ह्यूब्रिस ने डिजास्टर को जन्म दिया। सोवियत संघ पर आक्रमण और अमेरिका के प्रवेश ने टाइड को मोड़ दिया। जर्मनी सुपर पावर्स के बीच कुचल गया। शहर मलबे में बदल गए। हिटलर अपने बंकर में अकेला विनाश का आदेश दिया और अपने ही लोगों को दोषी ठहराया। अप्रैल 30, 1945 को उसने आत्महत्या कर ली, न्याय के बजाय मौत को चुना। उसका साम्राज्य रुइन में समाप्त हो गया, जिसमें 70 मिलियन से अधिक लोग मारे गए थे। सपना दुनिया के लिए नाइटमेयर बन गया। उसके विजन की कीमत अकल्पनीय थी। तो एडोल्फ हिटलर, हीरो या विलेन? इतिहास के पन्नों में कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो अपनी जटिलताओं और विरोधाभासों के साथ हमें उलझा देती हैं। हिटलर उनमें से एक है। क्या वह एक नायक था जिसने जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारा, या वह एक खलनायक था जिसने दुनिया को युद्ध और विनाश की आग में झोंक दिया? उसने कुछ जर्मनों को नौकरियां और प्राइड दिया, एक ऐसा गौरव जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपमानित महसूस कर रहे लोगों के लिए बहुत मायने रखता था। उसने उन्हें एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाया, एक ऐसा भविष्य जहां जर्मनी फिर से महान होगा। एक देश को पुनरुत्थान के वादों से लुभाया। उसने लोगों को एकजुट किया, उन्हें एक साझा पहचान दी और उन्हें एक महान उद्देश्य के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसके भाषणों में एक करिश्मा था, एक ऐसा जादू जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। लेकिन विलेन होने के सबूत ओवरवेलमिंगली हैं और इन सबूतों को अनदेखा करना असंभव है। लाखों निर्दोष लोगों की हत्या, मानवता के खिलाफ अपराध और एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया को तबाह कर दिया। जीनोसाइड, युद्ध और सफरिंग पर बने। उसने दुनिया को एक अंधेरे युग में धकेल दिया, एक ऐसा युग जहां नफरत और हिंसा का बोलबाला था। चमत्कार चोरी और खून से फंडित था। नाजियों ने पूरे यूरोप में कलाकृतियां और संपत्ति लूटी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका शासन दूसरों की पीड़ा पर बनाया गया था। क्या हाईवे कभी गैस चेंबर्स को कम कर सकते हैं? क्या कुछ अच्छे काम, चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, नरसंहार के भयानक क्राइमों को धो सकते हैं? जवाब है नहीं। इतिहास हमें सिखाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। जो अच्छा उसने किया वह उस बुराई से इंसेपरेबल था जिसे उसने जानबूझकर चुना। उसकी उपलब्धियां उसके क्राइमों से हमेशा जुड़ी रहेंगी, जिसे उसने अनलीश किया। उसने एक ऐसी ताकत को उजागर किया जो नियंत्रण से बाहर हो गई और जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। हिटलर हीरो नहीं है, नहीं सिर्फ एक विलेन, वह एक जटिल और खतरनाक शख्सियत है। वह एक चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जिसे हमें नेवर फॉरगेट। अनचेक्ड पावर, ब्लाइंड फेथ और नफरत के खतरों के बारे में एक चेतावनी। यह एक अनुस्मारक है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। हिटलर का भूत हमें ह्यूमैनिटी की सबसे काली क्षमता की याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम कितने क्रूर हो सकते हैं और हमें इस क्रूरता को रोकने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। फैसला आपका है, लेकिन सबक हम सभी के लिए है। इतिहास को याद रखना और उससे सीखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हिटलर के शासनकाल में अपनी जान गंवाई। देश को हमेशा याद रखना चाहिए। हमें हमेशा उन मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए जो हिटलर ने नष्ट करने की कोशिश की थी। इतिहास विजिलेंस की मांग करता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हमें कभी भी नफरत और कट्टरता को पनपने नहीं देना चाहिए।